हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट फर्स्ट जो यूनिट थी सॉलिड स्टेट, उसके हम स्टडी कर चुके हैं। अब जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है सॉल्यूशन। और जैसा कि इस सॉल्यूशन जो चैप्टर है या यूनिट है, इसमें से आपको टोटल 5 मार्क्स का करना है। तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 3 नंबर का। ऐसे ये जो यूनिट है या जो चैप्टर है ये आपको टोटल 5 मार्क्स का है। इसमें से आपको किसी भी टाइप का कोई एनुअल एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखिए। और बहुत सारा हमारे पास इसमें सिलेबस है सेकंड चैप्टर का, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है और बहुत सारे डेरिवेशन हैं, उनके न्यूमेरिकल हैं, ये सभी हमको सॉल्व करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और सॉल्यूशन जैसा कि आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में भी, बहुत सारी जानकारी होगी सॉल्यूशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में बहुत सारा पढ़ा हुआ है आपने, ऐसा मैं मानता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी होगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। कि सॉल्यूशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, द मिक्सचर ऑफ, कायदे के हिसाब से अगर आप देखें तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर है उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन उसमें फिर एक बात आती है, कैसा मिक्सचर होना चाहिए इन दोनों का। तो ये वर्ड आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये वर्ड आप यूज़ करेंगे होमोजीनियस। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस का अर्थ ये होता है कि जैसे हम किसी भी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो वो उसमें कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। ये होता है होमोजीनियस का मतलब, सेम स्टेट में आ जाते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को हम कहेंगे सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए शुगर और हम ले लेते हैं वाटर, सॉल्ट, वाटर, ग्लूकोज, वाटर, एक्सेट्रा। ये सब के सब एग्जाम्पल हैं सॉल्यूशन के। इनको जब हम डिज़ोल्व करेंगे वाटर में या और किसी में भी डिज़ोल्व करना आपको, मिल्क में, एल्कोहल में, तो इनके जो मिक्सचर बनेंगे होमोजीनियस बनेंगे और उसे आप क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। अब बात यहाँ पर फिर आती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, कि सॉल्यूट क्या होते हैं और सॉल्वेंट क्या होते हैं। देखिए, सॉल्यूशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो सॉल्यूट, दो सब्सटेंस विच डिसॉल्व इनटू सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में क्या होता है, डिसॉल्व होता है, जिसे हम डिसॉल्व कर सकते हैं, विच कैन बी डिसॉल्व इनटू सॉल्वेंट, वो होता है सॉल्यूट। एग्जाम्पल की कभी हम बात करें, शुगर
सॉल्ट, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज तो ETC। ये एग्जाम्पल है हमारे पास में सॉल्यूट के, कि जिनको हम किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं, वो सॉल्यूट हैं। अब फिर बात आती है सॉल्वेंट की, कि सॉल्वेंट क्या होते हैं। दो सब्सटेंस विच डिसॉल्व टू सॉल्यूट, जो सॉल्यूट को क्या कर सके, डिसॉल्व कर सके, घोल सके, उसे हम कहेंगे डिसॉल्व कर सके, जो सॉल्यूट को, उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं मिल्क, वाटर, एल्कोहल, ETC। आप चाहे तो बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये भी आप लिख सकते हैं। अब कभी देखा जाए तो सॉल्वेंट के कितने टाइप होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा, बहुत बेहतरीन नॉलेज है आपको इन चीज़ों का, क्योंकि 9th-10th लेवल पे, 11th लेवल पे आपने पढ़ा है और वो सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से याद है। तो हम बात करते हैं सॉल्वेंट। तो जनरली सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं। सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पोलर या फिर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और दूसरा होता है नॉन पोलर, या इसको आप बोल सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इनऑर्गेनिक मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिनमें कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे सॉल्वेंट को हम कहेंगे पोलर सॉल्वेंट। इसके एग्जांपल देखिए पोलर के, H2O, NH3, H2SO4, HNO3, HCl, ETC। ये सब के सब ऐसे सॉल्वेंट हैं जिनमें कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इन्हें हम इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहेंगे, या फिर इनमें पोलराइजेबिलिटी प्रेजेंट होती है। दूसरे होते हैं नॉन पोलर, मतलब जिनमें पोलराइजेबिलिटी नहीं होती, या फिर हम उन्हें कह सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब जिनमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, बेंजीन C6H6, मिथाइल एल्कोहल CH3OH, इथाइल एल्कोहल C2H5OH। जनरली आप एल्कोहल लिख देंगे तो भी चलेगा। क्लोरोफॉर्म, ETC। ये दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये समझने के बाद हम बात करते हैं जनरली सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप हैं हमारे पास में। जितनी भी है कोशिश हम करते हैं पढ़ने की, 9 टाइप 10 टाइप जितने भी होंगे, बहुत सारे टाइप होते हैं। देखिए, जनरली इसके जो टाइप हैं हम देखते जाते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है कि ऐसा सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच हैव
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और किसी भी लिक्विड में सॉल्यूशन में वाटर ऐड करने की प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन। कोई सा भी जनरली लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं, पर डाइल्यूशन मतलब ज़्यादातर आप ऐड करेंगे वाटर, तो इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। एग्जाम्पल की हम सिंपल सी बात कर सकते हैं। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देना है तो आप दे सकते हैं 20% डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। 20% मतलब 20% इसमें H2SO4 है और 80% इसमें वाटर है। वाटर की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। दूसरे अगर हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स जस्ट अपोजिट, द सॉल्यूशन विच हैव मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, H2O यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी में रहेगा। जस्ट अपोजिट एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हैं 80% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। जो भी आपको एग्जाम्पल लेना, आपका जो फेवरेट हो। थर्ड होता है हमारे पास में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉन हो, द सॉल्यूशन इन विच कॉन्सेंट्रेशन इज नॉन, कॉन्सेंट्रेशन इज नॉन, हमें जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात हो, नॉन हो, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और इसमें एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो कोई सा भी जो सॉल्यूशन आप बनाते हैं, 10 नॉर्मलिटी का H2SO4 का सॉल्यूशन, 20N/20 HCl का सॉल्यूशन, जो भी हम बनाते हैं वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन हमको नॉन होती है। ये 3 टाइप के हमने सॉल्यूशन पढ़े। अब इसके आगे की हम कभी टाइप की बात करते हैं तो चौथा हमारे पास में जो टाइप आएगा, चौथा टाइप हमारे पास में है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर या फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उसमें आप और भी सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, और भी सॉल्यूट उसमें मिक्स नहीं कर सकते, उस टाइप के सॉल्यूशन को आप कहेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच एट पर्टिकुलर टेम्परेचर नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वी कैन बी डिजोल्व, उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स अगर हमको उसको और डिजोल्व करना हो तो हमें फिर उस सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, उसको हीट देना पड़ेगी। अगर हमें और भी सॉल्यूट को ऐड करना है सैचुरेटेड में तो हमें उसको हीट देना पड़ेगी। और एग्जांपल के कहीं भी हम बात करते हैं कि अगर सॉल्ट है, इसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ये डिज़ोल्व होगा, उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड, जितना उसमें डिज़ोल्व होना था हो चुका है। इसके बाद अगर हमें और भी इसमें डिज़ोल्व करना है तो हमें उसमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर सॉल्यूशन वापस सॉल्यूट को डिज़ोल्व करना स्टार्ट कर देगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में रहेगा और सॉल्यूट
स्मॉल अमाउंट में रहेगा, इस टाइप के सॉल्यूशन को आप कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि मान लीजिए आपने 500 ml वाटर ले लिया, 1000 ml वाटर ले लिया और उसमें 1 स्पून 2 स्पून आपने उसमें शुगर मिला दी, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो अनसैचुरेटेड बनेगा, मतलब इसमें और भी डिज़ोल्व हो सकता है, लेकिन हमने इसमें डिज़ोल्व नहीं किया, वो अनसैचुरेटेड है। 6th आपके पास में आएगा हाइपर सैचुरेटेड। और स्टूडेंट अगर आपको हाइपर सैचुरेटेड नहीं बोलना हो तो आप ऐसा भी कह सकते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जस्ट अपोजिट कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और जो सॉल्यूट रहता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। द सॉल्यूशन इन विच solvent is present in small amount and solute is present in large amount is called hyper या फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपने देखा होगा चाशनी, शक्कर की चाशनी, वो एग्जांपल है सुपर या हाइपर सैचुरेटेड का, जिससे फिर मिठाई बनाई जाती है, क्योंकि उसमें जो शुगर है मतलब हमारा जो सोल्यूट है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और जो सॉल्वेंट है वो शुगर की कंपेयर में कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद भी और सॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं कभी हम बात करते हैं, तो आइए और अगले टाइप में आपको बताता हूं। अगला जो टाइप अगर हम बात करेंगे तो आएगा होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशन। फिर अगर हम बात करेंगे तो आएगा हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। फिर अगर हम बात करेंगे तो आएगा हमारे पास में सॉलिड सॉल्यूशन। फिर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में आएगा लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में आएगा गैसियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, किसमें? सॉल्वेंट में। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल कि अगर हम बात करते हैं तो H2O प्लस शुगर, H2O और इसमें अगर हम मिलाएंगे सॉल्ट, फिर H2O ग्लूकोज, H2O यूरिया, etc बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको नोट्स में आपको मिल जाएंगे जब आप उसे PDF के फॉर्म में पढ़ेंगे। क्लियर है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर जस्ट अपोजिट, दो सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व। सॉल्यूट जिसमें कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं रहेगा, इस टाइप के सॉल्यूशन को आप कहेंगे हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स H2O प्लस लाइम, H2O प्लस सॉइल, H2O प्लस सैंड, ये जो एग्जाम्पल हैं हेटेरोजीनियस के, या तो आप ऐसा पहचान सकते हैं कि जिसमें दोनों की स्टेट सेम नहीं होती है। दोनों की स्टेट क्या नहीं होती है? सेम, मतलब डिसॉल्व होने के बाद जैसे लिक्विड बन जाते हैं यहाँ पर पूरे, ऐसे यहाँ पर सिचुएशन नहीं बनती है हेटेरोजीनियस में। सॉलिड सॉल्यूशन, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स, जिसमें क्या रहेगा? सॉलिड प्लस सॉलिड। और इसका जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, कॉपर प्लस जिंक, इन दोनों को मिलाकर बनता है ब्रास यानी कि तांबा। ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, ये सॉलिड सॉल्यूशन। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड कंपोनेंट। लिक्विड सॉल्यूशन, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट। मतलब आप H2O और इसमें क्या मिला सकते हैं? मिल्क, एल्कोहल, बेंजीन, आपको जो भी लेना हो आपकी हार्दिक इच्छा हो।
द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू गैसियस कंपोनेंट, मतलब गैस और गैस, वो बन जाएगा आपके पास गैसियस सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए हम बात करें हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर, एक्सेट्रा हम देख सकते हैं जी स्टूडेंट्स। इसके बाद भी और 9 टाइप के अप्रोक्स सॉल्यूशन बचते हैं, जिसमें देखा जाए तो सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, फिर उसके बाद गैस सॉलिड, गैस लिक्विड और गैस गैस। इस टाइप से बहुत सारे और सॉल्यूशन हैं। जनरली देखा जाए तो इतने टाइप के जो सॉल्यूशन है ये बहुत बेहतरीन है, आपको कहीं ना कहीं आगे चल के और काम में आएंगे ये। तो ये सॉल्यूशन उसके टाइप जो पहला टॉपिक था हमारे पास में वो कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स जो अगला टाइप है हमारा, अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, देखिए हेनरी ने 2 चीज़ों में रिलेशन डिनोट किया था, 2 चीज़ों के बीच में। एक तो हमारे पास में था मास या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। इन 2 चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट किया था और यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था। टेम्परेचर कैसा था? कांस्टेंट। तो इन दोनों के बीच में किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी या मास और उसके प्रेशर के बीच में एक रिलेशन जो बनाया था, उस रिलेशन को हम कहते हैं हेनरी लॉ। और ये जो बनाया था वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर था। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा इसका लॉ है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मास और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। बहुत ही सिंपल है। मास या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये हेनरी का लॉ है कि किसी भी गैस का मास सॉल्युबिलिटी जो होती है उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ये तो उसका लॉ था। अब इसके लिए उसकी कंडीशंस थी या जो लिमिटेशंस थी, बहुत ही सिंपल उसकी 3 लिमिटेशंस थी, आप देख लीजिए। नंबर 1, जो भी सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट। द सॉल्यूशन ऑफ गैस विल बी डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। सेकंड, कभी हम बात करें तो जो गैस है उसने एक्ट करना चाहिए आइडियल गैस की तरह। गैसेस एक्ट एज आइडियल गैस बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए और जो प्रेशर है वो कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। प्रेशर है कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। और जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनमें एसोसिएशन जो गैस के मॉलिक्यूल में एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये दोनों कंडीशन नहीं होना चाहिए। ये उसकी लिमिटेशंस है हेनरी लॉ की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लॉ था उसका। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मास और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और उसकी जो 3 लिमिटेशंस थी वो आप देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए, गैस का जो एक्ट है उसका बिहेवियर आइडियल गैस की तरह होना चाहिए, और गैस की जो मॉलिक्यूल उनमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन
ये दोनों प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। पहला अगर हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, इन कोल्ड ड्रिंक्स पहला, तो स्टूडेंट्स जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है इनमें CO2 गैस प्रेजेंट रहती है। कौन सी गैस प्रेजेंट रहती है? CO2 गैस। तो इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो कम होती है। सोल्यूबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो इसकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, क्या करने के लिए? सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो गैस के बोतल होते हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल्स होते हैं, उन बोतल्स में CO2 गैस को हाई प्रेशर पर भरा जाता है। कौन से प्रेशर पर भरा जाता है? हाई प्रेशर पर। क्या इंक्रीज करने के लिए? सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करने के लिए CO2 को हाई प्रेशर पर भरा जाता है बोतल्स के अंदर। ये पहला यूज़ है। दूसरी अगर हम बात करें बाय स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स मतलब कि जो समुद्र में गहराई में जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही वो डेप्थ की ओर जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है ATM, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज़ होने लगता है। और पहले होता क्या था, मैं आपको जनरली बता दूं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, पहले वो इनका यूज़ करते थे रेस्पिरेशन के लिए या ब्रीथिंग के लिए। तो वो डेप्थ में अगर गहराई में जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, और जैसे ही वो सरफेस पर आते हैं, डेप्थ या गहराई से सरफेस पर आते हैं, तो सरफेस पर आने से जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो वापस क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। तो इसीलिए ये जो N2 है ये ब्लड में डिज़ोल्व होने लगती है। ब्लड में क्या होने लगती है? डिज़ोल्व होने लगती है ब्लड के अंदर। इससे उन्हें पेन होता है। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उन्हें पेन होता है। इस पेन को कहते हैं बेंड्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे हम बेंड्स, क्योंकि ये डिज़ोल्व हो जाती थी नाइट्रोजन गैस। तो आजकल कभी हम बात करते हैं स्कूबा डाइवर्स इस बेंड्स से बचने के लिए नाउअडेज वो यूज़ करते हैं हीलियम प्लस ऑक्सीजन गैस के मिक्सचर का, क्योंकि हीलियम जो है वो एक इनर्ट गैस है। कैसी गैस है? इनर्ट गैस है, कि जब स्कूबा डाइवर्स जल से बाहर निकलेंगे, गहराई से बाहर निकलेंगे, तो ये बॉडी के अंदर ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होगी और उन्हें बेंड्स, ये कंडीशन नहीं बनेगी उनके साथ। तीसरा हम यूजेस देखते हैं क्लाइंबर्स, बाय क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्लाइंबर्स की अगर हम बात करें तो जो क्लाइंबर्स होते हैं वो जब ऊपर चढ़ते हैं, मतलब नीचे से कहाँ जाते हैं? ऊपर, डाउन, जो अर्थ सरफेस है यहाँ से कहाँ जाते हैं? ऊपर की ओर जाते हैं। तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो जो प्रेशर है वो लो होने लगता है। क्या होने लगता है? प्रेशर लो होने लगता है। जैसे ही प्रेशर लो होता है तो कभी कभी उनको हेडेक होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, और कभी कभी उनकी नाक से खून भी बहने लगता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एनोक्सिया, जो नाक से खून बहने लगता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर जो लो होता है उसके कारण से इस कंडीशन को हम कहते हैं एनोक्सिया। तो इससे बचने के लिए जो क्लाइंबर्स होते हैं वो सिलेंडर में गैस को, जो रेस्पिरेशन के लिए गैस का मिक्सचर होता है, उसे हाई प्रेशर पर फिल करके ले जाते हैं। क्या करके ले जाते हैं?
हाई प्रेशर पर गैस को फिल करके ले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में था हेनरी लॉ, जिसके हमने लिमिटेशंस देखी और आपने 3 उसके यूजेस देखे, कोल्ड ड्रिंक्स में देखे, स्कूबा डाइवर्स के द्वारा देखे और क्लाइंबर्स के द्वारा कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पर कभी चलते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, आपने पढ़ा होगा शायद उन डेफिनेशंस को। मैं एक एक करके आपको बताते जाता हूं। हम बात करते हैं सबसे पहले, और बहुत खुशी की बात यह है कि आपने इन टॉपिक्स को 11th क्लास में पढ़ा है, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है। मैं तो ऐसा मानता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं होगा। मेरे स्टूडेंट्स पर मुझे पूरा भरोसा है। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये सब आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोलरिटी की। तो देखिए डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट is present in 1 liter solution. 1 liter solution is called, देखिए डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 liter solution is called मोलरिटी। और इसको हम, इसकी जो यूनिट है वो होती है मोल्स पर लीटर, ये इसकी यूनिट होती है, या फिर ग्राम मोल पर लीटर, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ग्राम मोल्स पर लीटर, ये इसकी यूनिट होती है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। और M इज इक्वल्स टू होता है WB, इसका जो फॉर्मूला है इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। तो WB की अगर हम बात करें तो WB यहाँ पर है वेट ऑफ सॉल्यूट। MB की कभी हम बात करें तो ये है मास ऑफ सॉल्यूट, और V की अगर हम बात करें तो ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये 3 चीज़ें हैं। और M का मतलब तो आप जानते ही, मोलरिटी। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी, और इसकी यूनिट है वो है ग्राम मोल पर लीटर। इसको डिनोट हम M से करेंगे। ये फॉर्मूला आपके सामने है, क्लियर है आपके लिए। अब ऐसे कैसे अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सेकंड कंडीशन फॉर्मेलिटी की, तो देखिए थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पर डेफिनेशन में। बस थोड़ा सा हमको चेंज करना है फॉर्मेलिटी की हम अगर बात करते हैं। स्टूडेंट्स फॉर्मेलिटी देखिए ध्यान से, द नंबर ऑफ फॉर्मल मोलर मास, फॉर्मल मोलर मास इज प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन, उसे हम कहेंगे फॉर्मेलिटी। द नंबर ऑफ फॉर्मल मोलर मास इज प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। और इसकी अगर हम बात करें यूनिट की, तो इसकी यूनिट है फॉर्मल
ग्राम मोल पर लीटर, फॉर्मल ग्राम या ग्राम फॉर्मल मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट है। इसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल एफ से, और एफ इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू एफ एम इंटू वी। तो देखिए डब्ल्यू बी मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट आप जानते हैं, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी आप जानते हैं, और एफ एम अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मल मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो जाएगी आपके पास फॉर्मेलिटी, थोड़ा सा चेंज होगा। अब अगले हम स्टूडेंट्स बात करते हैं, तो अगला हमारे पास में है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी सेम डेफिनेशन है आपके पास, द इक्विवेलेंट बाकी डेफिनेशन सेम आएगी। द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, बाकी डेफिनेशन सेम है, बस इतना सा चेंज होगा। द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट is present in 1 liter solution is called normality, और इसकी यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी रेट है, और इसको हम डिनोट करते हैं एन से। तो एन इज टू होगा हमारे पास में डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू ई बी इंटू वी। तो देखिए डब्ल्यू बी तो आप वेयर करके जानते हैं कि डब्ल्यू बी इज टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वी भी आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये नई चीज़ हमारे पास में ये भी, ये है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ये है हमारे पास। देख लीजिए बहुत ही क्लियर है आपके पास में। हमारे पास में स्टूडेंट नॉर्मेलिटी हो चुकी है, फॉर्मेलिटी हो चुकी है, मोलेरिटी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं मोलेलिटी की। मोलेलिटी देखिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, moles of solute is present in 1 kg of solvent, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलेलिटी, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम फॉर्मल मास पर केजी सॉल्वेंट, ग्राम फॉर्मल मास पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये इसकी यूनिट होती है। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। एम इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको डब्ल्यू बी इज इक्वल टू मालूम ही, ये है वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या है यहाँ पर? ये वेट ऑफ सॉल्यूट। एम बी भी आपको मालूम है, हम पढ़ चुके हैं पहले दूसरी कंडीशन में, मास ऑफ सॉल्यूट। ये वेट है सॉल्यूट का, एम मास है सॉल्यूट का, और डब्ल्यू ए ये हमारे लिए नई चीज़ है, ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का वेट है। देखिए डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी ये है वेट, एम आ जाए तो वहाँ पर है मास। ए और बी हम यूज़ करेंगे सॉल्वेंट के लिए,
और ए यूज़ हम करेंगे वो सॉल्वेंट के लिए रहेगा और बी यूज़ करेंगे हम सॉल्यूट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। मोल फ्रिक्शन, ये भी आपने पिछली क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है कि मोल फ्रिक्शन क्या होता है, पढ़ा है आपने पिछली क्लासेस में। तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, मतलब यहां पर आप बात कर सकते हैं या तो सॉल्यूट या फिर बात हम कर सकते हैं सॉल्वेंट की, दो में से कोई सा भी एक लेना है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। स्टूडेंट डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स मतलब कोई भी एक सॉल्यूट या सॉल्वेंट वहां पर से आपको एक लेना है एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ही लेना है। उसके रेशियो को आप कहेंगे मोल फ्रैक्शन और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से, और एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास में n अपॉन Na प्लस एन बी, ये होता है हमारे पास मोल फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मोल फ्रिक्शन है वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता, इट इज़ नॉट अफेक्टेड फ्रॉम टेम्परेचर, टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता ये, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पर एन ए जो है ये हमारे सामने है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और एन बी जो है हमारे पास ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये क्लियर है हमारे पास में अभी। Na मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, Nb मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। अब अगर थोड़ा सा चेंज, हमें अगर मोल फ्रैक्शन किसका निकालना हो, सॉल्यूट का निकालना हो, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बी इज इक्वल टू होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ऐसे कैसे अगर हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए किसका, सॉल्वेंट का, तो फॉर्मूले में चेंज होगा, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे होगा एन ए प्लस एन बी। देखिए स्टूडेंट क्लियर है, टोटल मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए प्लस एन बी। उसके बाद एन ए जो है वो है हमारे पास मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो भी आप लें, और एन बी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आप उसको ऐसा पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा और भी बेहतर होगा आपके लिए। ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट इस टाइप से है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो ये आपके लिए फॉर्मूला है, सॉल्वेंट का निकालना हो तो ये फॉर्मूला। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो वो होगा x इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी। ये सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक, अब ऐसे कैसे स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं मास फ्रैक्शन की, ये तो मोल फ्रैक्शन था, कहीं कहीं ये डाउट होता है कि मोल फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन,
तो मास फ्रैक्शन में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मास एंड द टोटल नंबर ऑफ मास, जहाँ मोल्स है वहाँ पर आपको मास वर्ड का यूज़ करना है, थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा। देखिए, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। स्टूडेंट्स, बात आती है हमारे पास में मास फ्रैक्शन की। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मास मतलब किसका, या तो सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मास एंड द टोटल नंबर ऑफ मास, टोटल नंबर ऑफ मास यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों का, इनके जो रेशो है इसे हम कहेंगे मास फ्रैक्शन। और इसको भी हम डिनोट करेंगे कैपिटल एक्स से। और ये भी टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है, इस पर भी टेम्परेचर का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसका भी जो सिंपल फॉर्मूला है x इज टू, ये हो जाएगा हमारे पास में w, और नीचे हमारे पास में आ जाएगा WA प्लस WB। तो यहाँ पर वही सिंपल है कि अगर आपको मास फ्रैक्शन निकालना हो तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए, सिंपल सा है WB और नीचे वापस WA प्लस WB। ऐसे कैसे मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA इज इक्वल्स टू, तो WA यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और नीचे सेम कंडीशन WA प्लस WB। और जब हमें सॉल्यूशन का मास फ्रैक्शन चाहिए तो x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास XA प्लस XB। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, दोनों में बस थोड़ा सा चेंज है, बाकी तो आप देख सकते हैं पूरा क्लियर है। आप देख लो आराम से। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपने और कहीं ना कहीं पढ़ा हो तो एक और चीज़ आती है हमारे पास में, तो द ppm की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट, पार्ट ऑफ सॉल्वेंट या फिर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सीधा शब्द बोलते। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन या फिर इज डिजोल्व इन 10 to the power 6 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इसको डिनोट हम करेंगे ppm में। और यहाँ पर है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। ये आप कर सकते हैं आप चाहें तो, ये उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास में है परसेंटेज। परसेंटेज है हमारे पास में, देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन
100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के 100 पार्ट्स में प्रेजेंट रहेगा। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम कहेंगे परसेंटेज, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हैं पार्ट्स पर 100, pph, पार्ट्स पर 100 भी कह सकते हैं परसेंटेज को। तो जनरली परसेंटेज देखा जाए तो बहुत से टाइप का, लगभग 3-4 टाइप का होता है। हम जनरली बात करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक होता है मास परसेंटेज, एक होता है हमारे पास में मास परसेंटेज, और एक होता है हमारे पास में वॉल्यूम परसेंटेज। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मास परसेंटेज की, कि मास परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है उसका, स्टूडेंट्स अब यहां पर दो चीजें हैं, ए मैं आपको बता चुका हूं सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे और बी सॉल्यूट के लिए। तो ए, तो अगर हम बात करते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आपके पास में आ जाएगा WA, फिर वापस WA + WB × 100। और ऐसे कैसे मास परसेंटेज अगर आप किसको निकालना हो आपको सॉल्यूट का, तो ये हो जाएगा WB = ये हो गया स्टूडेंट्स मास परसेंटेज। स्टूडेंट्स ऐसे के ऐसे अगर हम बात करें तो हमारे पास में आएगा सेकंड जो टाइप है वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखिए वॉल्यूम परसेंटेज भी बहुत सिंपल है, जहाँ जहाँ केवल हमने W वर्ड यूज़ किया, इस W वर्ड को W वर्ड के प्लेस पर आपको V वर्ड का यूज़ करना है। आप V का यूज़ करें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स सेकंड जो टाइप है वॉल्यूम परसेंटेज, तो देखिए वॉल्यूम परसेंटेज में ये आ जाएगा हमारे पास में वॉल्यूम परसेंटेज। तो जहाँ जहाँ हमने यूज़ किया था W उसकी जगह V आ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा सेम है, कोई चेंज नहीं है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट VA/VA + VB × 100, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू VB/VA + VB, ये हो जाएगा हमारे पास में। अब इसके बाद एक और छोटी सी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन होती है जिसका नाम है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, छोटी सी डेफिनेशन है लास्ट हमारे पास में स्ट्रेंथ। तो सिंपल सी बात है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ग्राम, ग्राम। जब किसी भी सॉल्यूट के जो मोल हैं वो अगर ग्राम में प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेंथ, या फिर पावर भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेंथ या पावर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल दिया कि 20 ग्राम NaOH इज डिजोल्व इन 1 लीटर H2SO4 या 1 लीटर वाटर, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? 20 ग्राम। कितनी होगी? 20 ग्राम। ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हो चुकी हैं। अब जो आगे की चीज़ें हैं हम उनके बारे में बात करेंगे कि और कौन कौन से टॉपिक हमारे पास में नए हैं। तो आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं।